हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। ये हमारा जो है हिस्ट्री का जीआईसी लेक्चरर के लिए हिस्ट्री का पार्ट 2 होने वाला है। और जैसा कि कल हमने देखा था, हमने 2020 में जो जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम हुआ था उसके हमने कल 41 क्वेश्चन देखे थे। आप सभी को अगर पता होगा तो आप जानते होंगे 80 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो आपके सब्जेक्ट से आते हैं और 40 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो आपके जीएस सेक्शन से आते हैं, जनरल स्टडीज़ से, जिसमें सभी कुछ रहता है आपका, जनरल साइंस भी, जनरल मैथ भी, और इसके अलावा जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ये सभी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का जो है प्यार और सपोर्ट बना रहा तो हम सभी को आपको जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं जीआईसी प्रवक्ता के, उन सबको कराने का प्रयास करेंगे। पिछली वीडियो को थोड़ा सा आपसे जो है कम प्यार मिला है और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलेगा। देखिए, अभी जो है इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके बाद भी हम आपके लिए जो है क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी इतने रिसोर्स नहीं है कि हमारे पास जो है साउंड प्रूफ रूम है, एसी है, स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन फिर भी हम आप तक अपने जो है प्रयास को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा। लाइक करने पर कोई पैसे नहीं लगते। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। देखिए, पहला सवाल जो है, हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधा सवाल की तरफ चलेंगे। 42 नंबर का सवाल है। अब एक चीज़ आपने इसमें नोटिस किया होगा कि इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और जो है मॉडर्न हिस्ट्री, सभी से सवाल आपको देखने को मिलते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है जो हमारा पाषाणिक सभ्यता है, पूरा पाषाण और जो है नव पाषाण काल, इसमें से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से जो है इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, सल्तनत काल में जो है फवाजिल का अर्थ था। फवाजिल क्या था ये आपको बताना है। तो फवाजिल जो इक़्तिदार होते थे, इनके द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली जो है अतिरिक्त राशि होती थी, इसको जो है फवाजिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फवाजिल कहा जाता था। याद रखिएगा, इक़्तिदारों के द्वारा जो है सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली जो अतिरिक्त राशि थी, इसको जो है फवाजिल कहते थे। वेतन के रूप में अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली भूमि जो है इक्ता कहलाती थी। इक़्तिदार इस क्षेत्र से प्राप्त लगान की राशि से अपना वेतन और सेना का खर्च निकालकर शेष राशि केंद्र के कोष में जमा कर देता था। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? लाल महल किसने बनवाया? बलबन ने। इसके अलावा दरबार महल जो है होशंग शाह ने बनवाया था, ये भी सही है। जहाज महल जो है ये जो है गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया था, ये भी सही है। और लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है, इसका निर्माण महमूद शाह जो है शर्की की पत्नी वीवी राजे ने जो है करवाया था। याद रखिएगा। तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण जो है वीवी राजे ने करवाया था। याद रखिएगा, महमूद शाह ने नहीं करवाया था, इनकी पत्नी ने करवाया था। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, इतावली यात्री, मतलब इटली भी कह सकते हैं हम इंग्लिश में इसको, ठीक है। इतावली यात्री पेश कहते हैं कि वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति है, परंतु एकाएक क्रोध के दौरों का शिकार हो जाता है। उक्त वक्तव्य जो है विजयनगर के किस शासक से संबंधित है? विजयनगर के कौन से शासक से संबंधित है ये जो कथन है इनका? एक इटली के यात्री थे इनका। तो इन्होंने जो है कृष्णदेव राय के बारे में ऐसा शब्द कहा था। याद रखिएगा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो कृष्णदेव राय जो है विजयनगर के महानतम शासक थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा था। इटली यात्री पेश के अनुसार वह एक महान शासक था और अत्यंत न्यायप्रिय था, परंतु एकाएक क्रोध के दौरों का जो है शिकार हो जाता था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उसका नाम था हुसैन शाह। याद रखिएगा, हुसैन शाह नाम था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। हुसैन शाह सरकी वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसकी मृत्यु के साथ ही जो है सरकी वंश का अंत हो गया था। इब्राहिम शाह के बाद उसका पुत्र जो है महमूद शाह जौनपुर की गद्दी पर बैठा और इसकी बड़ी उपलब्धि जो है चुनार विजय थी। अगला सवाल देखिए, कौन सूफी संत सांस की योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उनको सिद्ध कहते थे? कौन सूफी संत सांस की योग की क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उनको जो है सिद्ध कहते थे? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चिश्ती सिलसिले या चिश्ती संप्रदाय के जो है ये संत थे, इनका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। ये योग प्राणायाम की क्रियाओं में जो है इतने पारंगत थे कि योगी सिद्ध इनको कहा जाता था। निजामुद्दीन बाबा फरीद के शिष्य थे। इन्होंने गयासपुर दिल्ली को अपना खानकाह बनाया। इन्हें महबूब इलाही और सुल्तानुल औलिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए,
कि सूफी संत की कुछ पंक्तियां सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई हैं। कौन से सूफी संत की कुछ पंक्तियां जो है ये सिखों के आदि ग्रंथ में जो है सम्मिलित की गई हैं, ये आपको बताना है। तो इनका नाम था, क्या नाम था? इनका नाम था शेख जो है फरीदुद्दीन गंज ए सकर। ठीक है, इनका नाम था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर इनका नाम था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर चिश्ती सिलसिले के संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे और इनकी खानगाह अजोदन में थी। इन्होंने सुल्तान बलवन की पुत्री हुसैरा के साथ विवाह किया। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में बाबा फरीद के कथनों का संकलन किया है। उन्होंने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए पंजाबी भाषा का प्रयोग किया और शेख निजामुद्दीन औलिया इनके जो है शिष्य थे। अगला सवाल देखिए, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा वल्लभाचार्य का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर हम बात करें रामानंद जी का जन्म जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये जो है इनका जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था, याद रखिएगा, प्रयागराज में हुआ था और इनके आराध्य देव जो है राम थे। अगर हम वल्लभाचार्य जी की बात करें तो वल्लभाचार्य जी का जन्म जो है चंपारण छत्तीसगढ़ में हुआ था और यहाँ पर वाराणसी लिखा गया है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति व संप्रदाय के थे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। केवल और केवल जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए, इनके जो शिष्य थे, इनके 12 प्रमुख जो शिष्य थे वो अनंत, धन्ना, जाट, सेना, नाई और अगर देखिए रैदास जो है चर्मकार थे, कबीर जो है जुलाहा थे, पीपा जो है राजपूत थे, सुखानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पद्मावती, सुरसुरी, सुरसरानंद इनकी जो है प्रसिद्ध पंक्ति थी, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो करे सो हरि कोई। तो ये इनका जो है प्रसिद्ध पंक्ति थी, याद रखिएगा। ये जात पात में विश्वास नहीं करते थे। अगला सवाल देखिए, अकबर की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम के अनुसार जो है उनको व्यवस्थित कीजिए। उड़ीसा का विजय, सिंध का विजय या जो है कंधार विजय या बलूचिस्तान का विजय। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सी विजय आती है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आपका जो है सिंध विजय। सबसे पहले जो है इन्होंने सिंध विजय किया और इसके बाद अगर हम बात करें तो सिंध विजय के बाद इन्होंने उड़ीसा पर विजय किया और फिर जो है बलूचिस्तान पर विजय किया और फिर जो है कंधार पर विजय किया। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मुल्तान का सूबेदार बनाकर सिंध जीतने का उत्तरदायित्व दिया। 1591 में अब्दुल रहीम खान खाना ने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध का शासक जानी बेग पराजित हुआ। राजा मान सिंह ने 1592 में उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। 1595 में मीर मासूम को बलूचिस्तान पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। शीघ्र ही बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य का भाग बन गया। कंधार पर्सिया के अधिकार में था। वहाँ के किलेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा के संबंध पर्सिया से खराब हो गए। 1595 ईस्वी में हुसैन मिर्जा ने किला मुगल सरदार शाह बेग को सौंपकर स्वयं मुगल सेवा जो है स्वीकार कर ली। अगला सवाल देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? जहांगीर के टाइम पर जो है आगरा में जो डच फैक्ट्री थी उसका जो है प्रमुख कौन था? तो उसका नाम था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। फ्रांसिस्को पेलसर्ट उसका नाम था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख फ्रांसिस्को पेलसर्ट था। पेलसर्ट ने आगरा शहर का रोचक वर्णन किया है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन जहांगीर के समय का जो है चित्रकार नहीं है? निम्न में से कौन जो है जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो अगर हम बात करें मंसूर, मनोहर, अबुल हसन, ये सभी इनके जो है टाइम के चित्रकार हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे ख्वाजा अब्दुल समद की, तो ये इनके टाइम के जो है चित्रकार नहीं है। तो सी विकल्प जो है यही हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जो है इनको जो जहांगीर का टाइम पीरियड था इससे जो है चित्रकला के स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है और चित्रकला जो है अपने चरमोत्कर्ष पर थी इस काल में। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी जो है पूछ लेता है। अगला सवाल देखिए, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को जो है भारत का एथेंस कहा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्नियर। ठीक है, बर्नियर ने कहा है। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 53 नंबर का सवाल है। क्या कह रहा है कि जो है सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है, मतलब मिलाना है। बेगम किसको कहते थे? अगहा, अगाचा और ख्वाजा सर, ये किसको किसको कहते थे ये आपको बताना है। तो बेगम जो है शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां जो होती थी ये बेगम होती थी, तो ये पहला हो जाएगा। अगहा जो है ये अन्य पत्नियाँ होती थी, तो ये आपका जो है हम कह सकते हैं कि जो है 4 हो जाएगा। इसका जो है 4 हो जाएगा। इसके अलावा अगाचा जो है ये उपपत्नी होती थी, मतलब तमाम पत्नियाँ ही होती थीं। और ख्वाजा सर जो होते थे ये गुलाम जो हिजड़े होते थे उनको कहा जाता था, याद रखिएगा। तो इसका सही विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सही विकल्प जो है सी विकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा, सी विकल्प हो जाएगा। मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देख लीजिएगा।
अगला सवाल देखिए, मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे? मुगल सैन्य व्यवस्था में जो है दाखिली कौन थे? तो ये जो है पूरक सिपाही हुआ करते थे, इनको दाखिली बोला जाता था। याद रखिएगा, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कन्नौज के युद्ध के पश्चात वह भारत का शासक बना और उसने बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर 47 सरकारों में विभक्त कर दिया जो सीधे उसके नियंत्रण में थे। तो कौन कौन सा सही जवाब हो जाएगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, कन्नौज के युद्ध के बाद जो है वो जो है भारत का शासक बना था। और जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है 47 सरकारों में इसने जो है विभक्त कर दिया था, तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। याद रखिएगा, दोनों 1 और 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए 17 मई 1540 को कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को पराजित किया और द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। 10 जून 1540 को शेरशाह ने आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया। केंद्र जो है प्रांतों में विभक्त था और जिसे सूबा कहा जाता था। बंगाल के सूबे में शेरशाह ने अन्य प्रकार की व्यवस्था की। संपूर्ण सूबे को 47 सरकारों में बांट दिया गया और बंगाल के गवर्नर के पद को जो है समाप्त कर दिया गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित सिख गुरुओं के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अमरदास, अंगद, रामदास, अर्जुन देव। तो सबसे पहले कौन आएंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा आ जाएगा वो हमारे जो है अंगद आ जाएंगे, गुरु अंगद आ जाएंगे। दूसरा आ जाएगा, इसके बाद जो है अमरदास आ जाएंगे, इसके बाद आपका रामदास और इसके बाद जो है आपका अर्जुन देव हो जाएगा। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये है सिख गुरुओं का क्रम। देखिए, गुरु नानक ने अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया जो अंगद के नाम से दूसरे गुरु बने और इन्होंने जो है गुरुमुखी लिपि का जो है आविष्कार किया। अंगद के बाद जो है अमरदास जी बने और इनकी गद्दी गोविंदवाल में थी। इन्होंने अपना शिष्य जो है रामदास को उत्तराधिकारी बनाया। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गुरु का पद जो है पैतृक बना दिया। सच्चा बादशाह के नाम से प्रसिद्ध गुरु अर्जुन देव ने जो है 1606 में 1589 ईस्वी में हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया। ये 1581 से 1606 तक जो है ये रहे थे और इन्होंने तरन तारण और करतारपुर नगर का निर्माण करवाया। अर्जुन ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया और 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। 1606 में जहांगीर ने जो है मृत्युदंड दे दिया था। अगला सवाल देखिए, बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी? तो ये किसने कहा था ये आपको बताना है। तो ये है अलीवर्दी खान ने कहा था। याद रखिएगा, ये बंगाल का नवाब भी था कुछ दिनों तक। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया? पेशवा ने पतदाम नामक कर जो है ये किस पर लगाया था ये आपको बताना है। तो ये जो है विधवा पुनर्विवाह पर लगाया था। याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह पर ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पेशवा ने पद्दाम नामक कर विधवा पुनर्विवाह पर लगाया था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया। इनमें से पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। 1750 ईस्वी में हुई सगोला की संधि के तहत मराठा छत्रपति नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए तथा मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। अगला सवाल देखिए, किस भारतीय शासक ने अपने अधिकारियों एवं सिपाहियों को वेतन देने के लिए महादारी पद्धति को अपनाया? तो ये आपका कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा राजा रंजीत सिंह ने ऐसा किया था। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा तेज़ी से मैं इसीलिए चल रहा हूँ ताकि आपको जो है कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूं। और आज हम 2020 का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे। हम अपने 40 क्वेश्चन सॉल्व करके जो है पूरा 80 प्रश्न का जो है ये प्रैक्टिस सेट अपना ख़त्म कर लेंगे। देखिए, राणा रणजीत सिंह 1780 से 1839 तक इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने अपने अधिकारियों को वेतन देने के लिए महादारी पद्धति को अपनाया। रणजीत सिंह ने सेना को 2 भागों में बांटा, फौजे खास और फौजे बेकवायद। अपनी जो है सेना के प्रशिक्षण के लिए उन्होंने आलार्ड और वेंचुरा नामक यूरोपीय अधिकारों को नियुक्त किया और पंजाब दौरे के समय लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह के घुड़सवारों को संसार की सबसे सुंदर फौज कहा था। अगला सवाल देखिए, 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौजे खास का गठन जो है किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका जो है अभी आपने देखा कि क्या लिखा था, वेंचुरा और आलार्ड। ठीक है, वेंचुरा और आलार्ड हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ना तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए और ना ही पश्चिम का अंधानुकरण किया जाए। विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत का निर्माण सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर जो है संजोए रखना चाहिए। ये विचार जो है किसने कहा था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ये विचार जो है किसके थे, ये पंक्तियाँ जो है किसकी थी? तो ये जो है राजा राम मोहन राय की पंक्तियाँ थी और उनके विचार थे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने कहा ना तो जो है भूतकाल को पकड़ के बैठा जाए और ना ही जो है एकदम से जो है वेस्टर्न कल्चर पर ही जो है विश्वास कर लिया जाए। दोनों को मिलाकर जो है भारत को जो है जो प्राच्य से शिक्षा लेनी चाहिए वो प्राच्य से ले ली जाए और जो पाश्चात्य है उनसे पाश्चात्य से लेकर जो है नई
विचार को बनाए रखना चाहिए। इनको जो है भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का जो है अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, 62वें नंबर का सवाल है, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा कराया गया था, ये भी सही है। यंग बंगाल जो मूवमेंट था, ये हेनरी जो है विवियन डिरोजियो के द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये जो है ये डॉक्टर अम्बेडकर की थी, याद रखिएगा। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है कर्नल अर्काट ने जो है बनाई थी। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1924 ईस्वी में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और मराठी में बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। 1872 में गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले ने लिखी थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद या इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? कौन से अधिनियम के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 63 नंबर का सवाल है ये, और इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। धातव्य है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा निदेशक मंडल तथा जो है नियंत्रक मंडल को समाप्त कर उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे, और भारत सचिव ब्रिटिश संसद एवं ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की जो है स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, 64 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, जैतपुर का विलय कब हुआ, सतारा का विलय कब हुआ, झांसी का कब हुआ और नागपुर का कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अगर हम बात करें जैतपुर और संबलपुर, देखिए सबसे पहले सतारा का हो जाएगा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, इसके बाद जो है बघाट आता है 1850 में, और इसके बाद जो है उदयपुर जो है 1852 में, झांसी को 1854 में और नागपुर को जो है 1854 में मिलाया गया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा सतारा। सतारा केवल देखिए बी विकल्प में पहले है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ आयोग नियुक्त किया गया था। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ आयोग नियुक्त किया गया था, किसके लिए, ये आपको बताना है। तो सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए जो है सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ आयोग जो है ये बनाया गया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1901 में ये आयोग बनाया गया था, याद रखिएगा। भारत में सती प्रथा को समाप्त कब किया गया, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपसे फिर से पूछा जा सकता है। तो भारत में सती प्रथा को जो है कब समाप्त किया गया था? तो 1829 में जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 4 दिसंबर 1829 को जो है सती प्रथा को जो है समाप्त किया गया। किसके द्वारा? तो जो है नियम 17 के द्वारा। सती प्रथा को खत्म करने के लिए जो है राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सती प्रथा के समर्थन के लिए राजा राधाकांत देव ने 1830 में धर्मसभा की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये 4 दिसंबर 1829 हो जाएगा। कौन सा? 4 दिसंबर 1829 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे और जो है जमुना दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की थी। तो कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो है प्रारंभ में इनके विरुद्ध थे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पहला स्टेटमेंट ही जो है ये आपका सही हो जाएगा, बाकी दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए, असहयोग आंदोलन के विपक्ष में लाला लाजपत राय, CR दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल आदि थे। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया गया, जबकि दिसंबर 1920 के वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें प्रस्तावित किया गया, इसमें पारित कर दिया गया। नागपुर अधिवेशन में लाला लाजपत राय और CR दास ने सहयोग प्रस्ताव से संबंधित अपना विरोध वापस ले लिया था। जनवरी 1923 में चिरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जब इनका जो है विवाद हो गया था। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? केवल और केवल पहला ही सही है। अगला सवाल देखिए, 68 नंबर का सवाल है। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें अगर बात करें, गौरी शंकर मिश्रा जी संबंधित हैं, इंद्रनाथ द्विवेदी भी और मदन मोहन मालवीय भी, लेकिन बृजकिशोर प्रसाद जो है ये संबंधित नहीं है। तो ये आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। इसकी स्थापना में गौरी शंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय सम्मिलित थे, जबकि बृजकिशोर को इस संगठन की स्थापना में योगदान इनका नहीं था, याद रखिएगा। 1920 में बाबा रामजन के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ और वर्ष 1921-22 में अवध के किसानों ने एक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसके प्रमुख नेता
राम, मदारी पासी और सहदेव थे। अगला सवाल देखिए 69 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था, ये आपको बताना है। तो इनमें अगर हम बात करें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए मीनू मसानी बिल्कुल थे, नरेंद्र देव भी थे और जो है राम मनोहर लोहिया भी थे, लेकिन जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल किसके प्रभाव के कारण जो है अस्वीकृत हो गया था, ये आपको बताना है। तो किसके प्रभाव के कारण जो है अस्वीकृत हो गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जॉर्ज क्लार्क के जो है प्रभाव से। याद रखिएगा जॉर्ज क्लार्क के इन्हीं के कारण जो है ये अस्वीकृत हो गया था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1913 में पूरे देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू कराने का जो है प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल प्रस्तुत किया, जो जॉर्ज क्लार्क के प्रभाव के कारण निरस्त कर दिया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915 तक इनका टाइम पीरियड था और महादेव गोविंद रानडे के अनुयायी और महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु थे। अगला सवाल देखिए कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी और जो गांधी इरविन का समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, उसका जो है अनुमोदन करने के लिए ये विशेष अधिवेशन जो है रखा गया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक है, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 72 नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वी.एस. मालाबारी। वी.एस. मालाबारी जो है ये आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादाभाई नौरोजी थे और प्रस्तुत विकल्प में वी.एस. मालाबारी सही उत्तर है। दादाभाई नौरोजी फरदौन जी, जी.एस. बंगाली और आर के कामा आदि ने पारसियों में सुधार के लिए 1851 में बम्बई में रहनुमाई मजदाइसन सभा का गठन किया था, जिसके प्रचार प्रसार के लिए दादाभाई नौरोजी ने गुजराती में राष्ट्रगोपतार नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। क्योंकि जो है यहाँ पर दादाभाई नौरोजी नहीं है, इसलिए वी.एस. मालाबारी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भारत में हेराल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता था। हेराल्ड का जो प्रकाशन होता था ये कहाँ से होता था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है बम्बई से होता था। याद रखिएगा ये जो है बम्बई से होता था। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए इसका प्रारंभ जो है बम्बई से होता था, साथ ही बंगाल में कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर और मद्रास में मद्रास कैरियर, मद्रास गजट, ये सभी जो है प्रकाशन भी हुआ था, यहाँ से होता था। भारत में प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ जो है 1766 ईस्वी में विलियम बोल्टस के द्वारा किया गया था। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट, इसको याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहला जो प्रथम समाचार पत्र था वो 1780 में जो है जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। अगला सवाल देखिए 1927 की में नियुक्त हरकोर्ट बटलर समिति की अनुशंसा की थी। तो हरकोर्ट बटलर समिति ने अनुशंसा की थी, किसकी अनुशंसा की थी ये आपको बताना है। तो इन्होंने अनुशंसा की थी कि ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण करना। याद रखिएगा सर्वोच्च शक्ति ब्रिटिश को मानकर जो है रियासतों को अपने अंडर में लेना और उनका संरक्षण करना, ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जिया तरंग आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। जिया तरंग आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, तो ये मणिपुर का एक आंदोलन था। याद रखिएगा जिया तरंग आंदोलन जिसको बोलते हैं, ये एक मणिपुर का जो है आंदोलन था। देखिए एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा, जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में प्रारंभ हुआ। वस्तुतः यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विस्तार था और यदुनाग के नेतृत्व में नागाओं ने विद्रोह किया। यदुनाग को फांसी दिए जाने के बाद उनकी बहन रानी गाइडिनलू का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने नागा विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। देखिए अगला सवाल कह रहा है क्या मैं राजनीति में आपका ही बालक नहीं हूँ। हाँ, मैं थोड़ा कामचोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूँ। महात्मा गांधी से अपने बारे में उपयुक्त कथन किसने कहा था, तो ये किसने कहा था ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। याद रखिएगा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज हो, वह विदेशी नहीं। 1916 में यह घोषणा किसने की थी कि जो भी जो है देश की जनता की भलाई के लिए काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज हो, विदेशी नहीं है। तो ये किसने कहा था, 77 नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है बताना है। साइमन कमीशन का भारत
भारत में आगमन 1928 को हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और 1928 में ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन हुआ था, ये भी आपका सही है। 1928 में कहा जा रहा है कि जो है रमन प्रभाव का आविष्कार हुआ था और 1928 में मदर टेरेसा जो है पहली बार भारत आई थी। तो मदर टेरेसा जो है पहली बार भारत कब आई थी ये आपको बताना है। तो ये 1929 में आई थी, याद रखिएगा, 1928 में नहीं आई थी। इसीलिए आपका जो है यही आपका गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा था, इसीलिए डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1910 में मैसिडोनिया में जन्मी मदर टेरेसा ने अपना जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया। वर्ष 1929 में वह भारत आई और 1948 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। वर्ष 1997 को उनका निधन हुआ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन जो है वर्ष 1928 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल देखिए, 79 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही कालक्रम के अनुसार जो है इनको लगाना है। तो चलिए देखते हैं इनका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना और मद्रास महाजन सभा का गठन। तो अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में हुई थी। मैं लिखे देता हूँ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है ये 1866 में हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है 1870 में जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1870 में हुई थी। इसके अलावा ईस्ट जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना अगर हम देखें तो ये 1885 में हुई थी, याद रखिएगा 1885 में। और अगर हम मद्रास महाजन सभा की बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था ये 1884 में हुआ था। इसकी स्थापना जो है 1884 में हुई थी, याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आ जाएगा, पहले देखिए तीसरा आ जाएगा, तो ये भी आपका कट गया और ये भी आपका कट गया, नहीं ये अभी 3 में है, देखिए बी सी डी में है। 3 के बाद आपका 1866 के बाद कौन सा 70 आ जाएगा, 70 मतलब 3 के बाद जो है 1 आ जाएगा। तो 3 के बाद 1 केवल और केवल सी विकल्प में है, इसीलिए सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, और ये सेशन का हमारे आखिरी सवाल है। देखिए भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्रदान हुई, शाही सहमति जो है कब प्राप्त हुई थी भारतीय स्वतंत्रता बिल को, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 जुलाई जो है 1947 को, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता बिल को जो है ब्रिटेन में शाही सहमति प्राप्त हुई थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के आधार पर जो है 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को इस विधेयक को शाही स्वीकृति मिल गई। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत 2 डोमिनियन में जो है विभाजित कर दिया गया। तत्कालीन समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, जिन्होंने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पूर्व जो है भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे और वहां से जो है धीरे धीरे वापस लौट जाएंगे। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही था दोस्तों। हमने जो है 2020 का जीआईसी प्रवक्ता का पूरा हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन हमने देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप जो है पूरा प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।